नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजूर और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है अनसीन पैसेजेस। ये कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन का हिस्सा आता है और जिसमें हमें क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल और पैसेजेस पढ़ने पड़ते हैं। तो आज से मैं पैसेज की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में कितने टाइप के या कितने पैटर्न के पैसेज पूछे जाते हैं। एसएससी जो है आपका 5 पैटर्न का पैसेज पूछता है। इन पांचों पैटर्न को वन बाय वन करके समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो पैसेज पे आप अच्छा कमांड बना लो और आप ये एग्ज़ाम में जाके जज कर पाओ कि आपको किस तरीके से पैसेज को अप्रोच करना है। उसके लिए ज़रूरी है आप पैटर्न को सही से एनालाइज करो। तो बने रहिए इस वीडियो में और आखिरी तक देखिए अगर आपको पैसेज को सॉल्व करने में परेशानी आती है। टोटल 5 छोटी वीडियोज़ मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। 5 पैटर्न के पैसेज आते हैं, तो पाँचों पैटर्न अलग-अलग वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बड़ा आराम-आराम से पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूँ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। और अगर आपको इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने संकल्प की सीरीज़ चलाई हुई है जो कि फ्री है यूट्यूब पे। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके शुरू से लेके आखिरी तक देख सकते हैं। इसमें मैंने ग्रामर का सेक्शन, वोकैब का सेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन सब कवर किया है। अभी मैं आज की क्लास से कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में पैसेज कवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रामर पूरी तरीके से कवर हो गया है, पैराजम्बल कवर हो गया है। अभी क्लोज टेस्ट बचा हुआ है जो इसके बाद मैं क्लोज टेस्ट कवर करूँगा। अभी आप सबको पता है कि इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है कि आपका जो वेंडर है वो सही से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, तो वेंडर चेंज होने की बातचीत चल रही है। लड़ाई और प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा सवाल है कि हम शिक्षक हम वो सिर्फ रोड पे उतर के आपकी सिर्फ लड़ाई लड़ें या फिर आपको पढ़ाएं। हमें लगता है कि हम शिक्षक हैं, हम थोड़े समझदार हैं, हमें दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा। हम आपकी क्लासेस भी नहीं रोक सकते क्योंकि लड़ाई के लिए रोड पे हम फ्रंट पे उतर रहे हैं, तो आप घर पे बैठ के हमें समर्थन दे सकते हैं जब तक आपको आह्वान ना किया जाए कि आप आ जाओ, रोड पे उतर जाओ, क्योंकि आपके लिए शिक्षक इस बार उतरे हैं। तो आप घर पे बैठे हुए यूट्यूब पे सपोर्ट और समर्थन कीजिए, साथ में क्लासेस को भी कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि अभी चांसेस नहीं लग रहा है कि आपका एसएससी सीजीएल जो है वो पोस्टपोन होगा। चेयरमैन की आपने बात सुनी होगी, तो चांसेस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और सही से करना है ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। लेकिन हम पढ़ाना भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना। और क्योंकि ये संकल्प बैच थोड़ा सा बीच में रुक गया था मेरे पर्सनल रीजन की वजह से, अभी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा और आपके प्रोटेस्ट की लड़ाई कंटिन्यूअस जारी रहेगी। तो चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहिए, क्लासेस भी देखते रहिए और साथ में जो है अपने प्रोटेस्ट उस मुहिम को आगे बढ़ाते भी रहिए। तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपका पैसेज आता है एसएससी एग्जाम में वो 5 तरीके का पैसेज आता है। एक पैसेज का पैटर्न होता है जिसको फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज बोलते हैं, तीसरा होता है नैरेटिव पैसेज बोलते हैं, चौथा होता है डिस्कर्सिव या ओपिनियन बेस्ड जो है पैसेज बोलते हैं, और पांचवा होता है फिलोसफिकल या अब्स्ट्रैक्ट पैसेज होता है। जो सबसे डिफिकल्ट पैसेज आपके एग्जाम में आता है वो है फिलोसफिकल हो या अब्स्ट्रैक्ट पैसेज हो। तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे डिफिकल्ट पहले पढ़ लेंगे ना तो आप पैसेज सॉल्व करना सही से सीख नहीं पाओगे। सबसे जो आसान होता है वो आपका ये पैसेज होता है, फैक्चुअल पैसेज। तो सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम फैक्चुअल पैसेज कवर करना स्टार्ट करेंगे और मेरा मानना है कि 5 क्वेश्चन अगर इस पैसेज पे आते हैं तो सारे के सारे जो बच्चे हैं इसमें से 3 से लेके 4 क्वेश्चन तो सही कर लेते हैं। अगर वो पैसेज को ना भी पढ़े, अपना दिमाग अगर लगाएं शांति से, तो भी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। लेकिन अगर मैं सिलेबस को कवर करने की बात करूं तो मुझे सिस्टमेटिक वे से जो है आपका सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैं वन बाय वन सभी को कवर करूंगा और आज के दिन जो कवर करूंगा फैक्चुअल पैसेज कवर करने वाला हूं। और फैक्चुअल पैसेज मैंने 4 पैसेज लिया हुआ है। 4 पैसेज में एक पैसेज मैं आपको यहाँ पे आज सिखाऊंगा, बाकी 3 पैसेज आपके लिए होमवर्क होगा जो आपको करना होगा और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ में उन पैसेजेस को यहीं पे वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, आप पॉज कर भी कर सकते हो या बेटर यही होगा कि आप सीधे सीधे पीडीएफ डाउनलोड करके कर लो। अगर मैं फैक्चुअल पैसेज की बात करूँ तो ये फैक्ट्स पे, डेटा पे और डिस्क्रिप्शन पे जो है बेस्ड होता है। सबसे पहले मैं इस टाइप के पैटर्न का एक पैसेज आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आप उस पैसेज को एक बार पॉज करके एक बार पढ़ने और समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले अच्छा थोड़ी सी और बातें बता दूं। अगर हम एसएससी में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है अगर वो समझो कि सारे पैसेजेस को मिला के किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक है। टाइटल और थीम पूछे जाते हैं आपके, कई पैसेजेस देखा होगा उसमें कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। कुछ के इन्फरेंस और कंक्लूजन की बात पूछी जाती है जो है, कुछ में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीनिंग ऑफ फ्रेजेज जो है कुछ
पैसेज में दिए रहते हैं, फ्रेजेस की मीनिंग पूछ दिए जाते हैं, और ऑथर्स का टोन और एटीट्यूड भी पूछा जाता है। तो जब टोन और एटीट्यूड पूछा जाता है तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए आपको ठीक से पैसेज समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ ए फ्रेज फ्रॉम द पैसेज अगर पूछा जाए तो ये करना आसान होता है, मतलब 90% बच्चा थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसको सही से कर सकता है, तो ये आसान होता है। ये डिफिकल्ट होता है, ई का मतलब इजी हो गया, डी का मतलब डिफिकल्ट हो गया है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, इसको एक बार आपने सही से समझ लिया तो क्वेश्चन के 100% सही जवाब दे सकते हो। इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन निकालने की बात होती है तो ये भी आपके डिफिकल्ट वाले सेक्शन में आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन की अगर बात करें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। टाइटल और थीम जो होता है ये भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। अगर आप मेंस एग्जाम में पहुंच जाओ, मेंस एग्जाम में देखो तो आपके जो डिफिकल्ट सेक्शन है इनके जो क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 2 आते हैं। और अगर मैं बात करूं जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम, या अगर मैं बात करूं जो है फ्रेज की जो मीनिंग निकालने वाली बात होती है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, इसको भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। तो इजी टू मॉडरेट और इजी, इजी का सेक्शन तकरीबन 70% होता है, इजी टू मॉडरेट का जो सेक्शन होता है वो 20% होता है, और जो एग्जाम में डिफिकल्ट होता है जो वो 10% के आसपास होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो पैसेज है वो आपका बना होता है जब भी आपका पेपर, मेंस का पेपर बनाया जाता है। और अगर मैं प्री पेपर की बात करूँ तो प्री पेपर ज़्यादातर आसान रहता है, उसमें जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं। जो आपका पैसेज दिया जाता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही दिया जाता है। तो ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप जो क्वेश्चन देखोगे वो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड होगा, या फिर जो है किसी फ्रेज की मीनिंग पूछ देगा। प्री के पेपर्स में कभी आपको इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन नहीं देखने को मिलेगा, टाइटल और थीम नहीं देखने को मिलेगा। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं, या आथर्स का टोन और मूड प्री के पेपर्स में नहीं पूछा जाता, पर मेंस में सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज की अगर बात करूं तो फैक्चुअल पैसेज जो है ज़्यादातर डेटा पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, या डिस्क्रिप्शन पे, मतलब विवरण या वर्णन दिया होता है, इस पे बेस्ड होता है। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपके सामने पहले एक पैसेज पढ़ के समझाता हूँ, या इसको पॉज करके खुद भी आप पढ़ सकते हो ताकि ये समझ पाओ कि फैक्चुअल पैसेज होते कैसे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक डेटा देना स्टार्ट किया है कि इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फैक्ट क्या है जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे फैक्ट ये है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलस है। क्या है? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस है। ध्यान से देखते जाइएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे लिखा विथ ओवर 1.4 बिलियन पीपुल। ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो है 1.4 बिलियन पीपुल, ये फैक्ट, या यूं कह सकते हो ये डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये डेटा दिया हुआ है। इसी तरीके से बात करूं आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा, लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अराउंड 65%। फिर से देखो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है। According to the latest government data, around 65% of the Indian population resides in rural areas। तो ये डेटा दिया हुआ है और ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, कहाँ पे रहते हैं? देहातों में रहते हैं। डिस्पाइट रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, डिस्पाइट रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का हिंदी मतलब होता है शहरीकरण। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, कि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन होने के बावजूद एग्रीकल्चर रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ये भी फैक्ट दिया हुआ है, ये भी डेटा दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी सोर्स है। ध्यान से देखो, एग्रीकल्चर क्या है? आपका प्राइमरी सोर्स है। और किन के लिए है? ये भी दिया हुआ है। दिया हुआ है लाइवलीहुड लार्ज सेगमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जो गांव में रहते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर अभी भी है। फिर आगे लिखा है द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स जो है क्या किए हैं? इंप्लीमेंट किए हैं। लाइक अब यहाँ पे और एक फैक्ट दिया हुआ क्या है? पीएम किसान जो है ये एक योजना है जो गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है? इंप्लीमेंट किया है। विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। अब ये जो आपका फैक्ट दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हुआ है कि पीएम किसान है, किस लिए है ये भी देखो, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर है। क्या है? डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स है। ये सारे के सारे आप ध्यान से देख रहे हो, फैक्ट और डेटा ही दिए हुए हैं। आगे ध्यान से देखो, एंड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी दिया हुआ ये स्कीम, विच इंश्योर्स 100 डेज। एक और डेटा दिया हुआ है कि ये इंश्योर क्या करता है? 100 डेज। ये 100 डेज इंश्योर करता है वेज एम्प्लॉयमेंट की, कहाँ पे? रूरल एरियाज में, गांव में। हाउएवर, यद्यपि चैलेंज सच एज लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अब चैलेंज की बात हो रही है और डिटेल दिया जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज, डिपेंडेंस ऑन द मानसून एंड लो प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर।
आगे दिया इन एडिशन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ सर्विस स्टिल नीड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें जो है, जो शहर और गांव है उनके बीच का जो डिवीजन है उसको कैसे गैप फिल कर सकता है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंप्रूव रूरल एजुकेशन एंड एम्पावर वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि एफर्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, किस चीज के लिए बनाए जा रहे हैं, इंप्रूव करने के लिए। ध्यान से देखो, इसको इंप्रूव करने के लिए, रूरल एजुकेशन, देहातों के एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए और एम्पावर करने के लिए वहां की महिलाओं को किसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। ध्यान से देखो, एक और डेटा दिया भाई। जब इस तरीके का पैसेज आता है तो इसमें फैक्ट्स और डेटा ज्यादातर दिए होते हैं और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन्हीं फैक्ट और डेटा के बेस में बनते हैं। तो इस तरीके के पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको मेन आइडिया को क्या करना होता है, स्किम करना है, उसको समझना होता है कि किस चीज पे बेस्ड है। तो ध्यान से देखो, अगर हम ये बात करें तो ये आपका पैसेज किस चीज पे बेस्ड है। बात हो रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितना गांव में रहता है, कितना में शहर में रहता है, और ज्यादातर फोकस क्या है, गांव पे, ज्यादातर गांव पे है कि गांव का जो है पॉपुलेशन हमारा वो किस तरीके से बेस्ड है, क्या उनके चैलेंजेस है, उसके विषय में फैक्ट दिया हुआ है, क्या क्या स्कीम इंप्लीमेंट की गई है। तो ज्यादातर इसमें फैक्ट और डेटा ही दिए गए हैं। तो ये किस तरीके का पैसेज हो गया, ये हो गया आपका फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज सबसे ज्यादा आसान होता है एग्जाम में जो है सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है, थोड़ा सा एक सिंगल ब्लस पे जैसे आप फटाफट इसको रीड करते हो कि इससे आपको ये समझ में आए कि भैया ये फैक्ट और डेटा किस चीज पे बेस्ड है, किस पे दिया गया है। इतना फटाफट पढ़ के आपको समझ लेना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या काम करना होता है, ठीक है ना, कि जैसे आपने समझ लिया कि मेन टॉपिक किसके विषय में है, आपको ये पता है गांव और रूरल पॉपुलेशन के विषय में है। फिर आपको क्या काम करना होता है, क्वेश्चन को रीड करना होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हो उसके बाद आपको पैसेज में वापस जाके देखना होता है कि भैया ये रेलिवेंट जो है क्या है, रेलिवेंट जो है लाइन कहाँ पे पैसेज में दिया हुआ है। दूसरा चीज है कि जब आप स्किम कर रहे होते पैसेज को, मतलब जब पैसेज को स्कैन कर रहे होते हो तो जितने फैक्ट और डेटा होते हैं, जितने फैक्ट्स और डेटा होते हैं, ध्यान से देखना, जितने फैक्ट्स एंड डेटा होते हैं, डेटा हो गया या स्कीम हो गया, क्या हो गया, स्कीम हो गया, इनको क्या करना होता है, आपके पास जो ब्लैंक पेज होता है जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो आपके पास व्हाइट पेज मिलता है ना रफ के लिए, आप उन फैक्ट और डेटा को फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो पढ़ते वक्त। इससे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सारे फैक्ट और डेटा को हाईलाइट कर दिया। अगर आप क्वेश्चन देखने जाओगे तो इन्हीं पे सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे। ये आपके फैक्ट और डेटा दिए हुए। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में जो आपको करना होता है पैसे समझने का कि मेन टॉपिक किसके विषय में है और क्या क्या फैक्ट्स और डेटा दिए हुए हैं, इनको आपको हाईलाइट करना होता है। और जब आप क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट इसी फैक्ट और डेटा पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो कीवर्ड सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप जा रहे हो सॉल्व करने, तो जो क्वेश्चन में आपके कीवर्ड होता है उन कीवर्ड को स्कैन करना होता है और उन कीवर्ड को वापस मतलब पैसेज में ढूंढना होता है, ये कीवर्ड कौन सी लाइन में दिया हुआ है, और उसमें जो फैक्ट और डेटा होता है वही आपका डायरेक्ट जवाब होता है। एक और परेशानी आती है इस तरीके का कि दो ऑप्शन बहुत क्लोज रिलेटेड दिया जाता है, ठीक है ना। एक लगेगा आपके मन के हिसाब से ये होना चाहिए और एक होगा जो डेटा डायरेक्ट पैसेज में दिया होगा। तो जब आप जवाब दोगे तो जवाब देते वक्त जो पैसेज में दिया होता है वही जवाब दिया जाता है। जो आपका मन करे या दिल करे ये हो सकता है वो नहीं दिया जाता है। आप स्टिक करते हो किस पे, पैसेज में जो डेटा और फैक्ट दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। अगर आप ध्यान से स्कैम कर रहे होगे, एक ही परसेंटेज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 65%। देखो ना ध्यान से क्या दिया हुआ था। अगर आप स्कैन सही से करोगे और थोड़ा सा याद रखोगे तो एक ही पूरे पैसेज भर में परसेंटेज दिया है और परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज क्या था, परसेंटेज था आपका 65%। इसके अलावा कोई दूसरा और जवाब ही नहीं हो सकता। क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, कितनी पॉपुलेशन है जो गांव में, गांव वाले एरियाज में रहती है। अब इसको दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये आपको डेटा याद ना रह जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है ना, इंडियन जो पॉपुलेशन है लिव्स इन रूरल एरियाज, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे आप जाके सर्च कर सकते हो। जब यहाँ पे सीधे सीधे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से दिखाई देगा, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ ओवर 1.5 बिलियन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा। अराउंड 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स, ठीक है ना, इन
रूरल एरियाज। तो कितने रहते हैं? 65% रहते हैं। तो इस वाली लाइन में आपका ये फैक्ट छुपा हुआ है, ये डेटा छुपा हुआ है, इस डेटा को आपको जाके मार्क करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। तो देखो, एक है मनरेगा स्कीम दिया हुआ था, एक पीएम किसान दिया हुआ था। तो जो मनरेगा था, ध्यान से देखो उस लाइन को जब भी पढ़ोगे पैसेज में, तो ये 100 डेज की गारंटी देता है जॉब की, ये 100 डेज की गारंटी देता है और 100 डेज मेंशन था। और ये क्या होता है, ये पीएम जो किसान योजना थी, पीएम किसान योजना क्या कर रही थी, ये इनकम सपोर्ट दे रही थी। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब भी जाओगे, इसको अगर आपने वो कर रखा है तो इसके आगे देखोगे लिखा है द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स लाइक पीएम किसान विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कौन दे रही थी? पीएम किसान योजना दे रही थी। तो आप सीधा इसका जवाब दे पाओगे, क्या करोगे, सीधा इसका जवाब दे पाओगे कि भैया पीएम किसान योजना। और दो ही योजनाएं थी, क्या थी? दो ही योजनाएं थी, एक मनरेगा थी और एक पीएम किसान। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर? ओवर मैकेनाइजेशन। अगर ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो कहीं अपन ने मैकेनाइजेशन जैसा टर्म इस्तेमाल नहीं किया है पैसेज में। हाई प्रोडक्टिविटी, ये भी कहीं चर्चा में नहीं था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये अपन ने, ये जो फ्रेज है ये देखा था। सरप्लस फूड ग्रेन्स, ये भी नहीं देखा था। तो ये भी कहीं नहीं दिखा, ये भी कहीं नहीं दिखा, एक ही दिखा था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जिस किसी बच्चे को डाउट होगा या स्कैन करने में थोड़ा फर्स्ट राउंड में इशू होता है, वो जाके आसानी से देख सकते हैं कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज मेंशन था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज मेंशन था। लो प्रोडक्टिविटी थी, हाई प्रोडक्टिविटी अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन एडिशन टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सर्विस नीड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टू ब्रिज द रूरल एरिया, ठीक है ना। हाउएवर चैलेंज सच एज लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, ये देखो ये दिया हुआ है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ये दिया हुआ है। समझ में आया? तो जब भी आप ये पैसेज पढ़ रहे होते हो, तो जब पहली बार पैसेज पढ़ के आप फैक्ट और डेटा लिखते हो, तो जरूरी नहीं कि आप इस तरीके की हर चीज मार्क कर पाओ, एक आध चीज छूट जाएगी, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पैसेज एक बार वापस से स्कैन करोगे तो उस लाइन पे आप आसानी से पहुंच जाओगे। समझ में आया? अब आए अगर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? तो ध्यान से देखो, मनरेगा के आगे लिखा हुआ था इंश्योरिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू एम्पावर वुमेन इन रूरल एरियाज? कि क्या इनिशिएटिव लिया गया है जो है वुमेन को एम्पावर करने के लिए देहाती इलाकों में? तो ध्यान से देखो, जो है सबसे लास्ट लाइन इसी चीज पे बेस्ड थी। यहाँ पे देखो, सबसे जो लास्ट वाली लाइन थी पैसेज की आपकी, इसी चीज पे बेस्ड थी। क्या थी? कि रूरल एजुकेशन और क्या है, वुमेन को एम्पावर कैसे किया जा रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के द्वारा। तो देखो, क्या ये लाइन कहीं आपके ऑप्शन में दिया हुआ है? क्या ये लाइन कहीं आपके ऑप्शन में दिया हुआ है? जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा जो पैसेज का पैटर्न है, फैक्चुअल जो पैसेज होते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप फैक्ट्स और डेटा को आप अपने रफ शीट में धीरे धीरे छोटे छोटे लिख लो। जब वो छोटे छोटे लिख लोगे तो उन्हीं डेटा आपके सामने लिखा होगा, वो ऑप्शन में ध्यान से देखो रहेगा। अगर मान लो उन सारे डेटा में से एक ही डेटा आपके चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसी डेटा को टिक करके आप आसानी से निकल सकते हो। घर पे इस तरीके के अगर 15, 20, 40 पैसेज अगर लगा के जा रहे हो, तो ये मान के चलो कि अगली बार जब फैक्चुअल पैसेज आएगा तो आप इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि आप इनके जवाब और बच्चों के कंपेरिजन में बहुत तेजी से जो है एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे या मॉक टेस्ट में सॉल्व कर पाओगे। और ये पैटर्न बहुत पहचानना जरूरी है कि ये फैक्चुअल पैसेज है और फैक्ट और डेटा पूछा जा रहा है, और जो भी आपके पैसेज में फैक्ट और डेटा है उसको स्कैन करने आपको आना चाहिए। देखो, पहली बार जब इसको कर रहे होगे तो फैक्ट और डेटा को आसानी से स्कैन नहीं कर पाओगे। जब आपको फैक्चुअल पैसेज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, 10, 12, 15, 18, 20 ऐसे फैक्चुअल पैसेज की जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जब शिक्षक आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो क्या होगा, तब आप ये चीज़ें सीख जाओगे। अब होता क्या है, जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई शिक्षक आपके लिए क्लासेस बढ़ा रहा है, तो वो आपको 1 पैसेज, 2 पैसेज, 3 पैसेज इस तरीके से प्रैक्टिस करा लेता है। लेकिन अगर आपको 15, 20 इस तरीके के पैसेजेस अगर प्रैक्टिस में जाना है, तो इसके लिए आपको किसी शिक्षक का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना होता है। उसमें शिक्षक जो है क्या काम करते हैं, क्योंकि बच्चों से पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, तो पूरी प्रैक्टिस सही से कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको पैसेज दे रहा हूँ, ये आपके फैक्चुअल पैसेज, ध्यान से देखिएगा और इसको पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। इनके क्वेश्चन है, मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ, आप पॉज करके इसे रोक लीजिएगा और अपने आप से इसे सॉल्व कीजिएगा। और मैं जो वो दूंगा आपको, जो है
जो मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन रहेगा, तो आप सोल्यूशन मैच करा सकते हो। इसी तरीके से बात करूं जो है, ये सेट नंबर 3 है, ठीक है ना। मैंने 4 सेट लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए। ये अगला सेट है, क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से पॉज कर सकते हो। और सारे लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब भी बता सकते हो कि क्या जवाब हो सकता है। एक और चीज जाते जाते मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, हम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब हमको पैसेज पढ़ने नहीं आता है, जब भी मैं 2015-16 में जो है पेपर दे रहा था, तो मुझे भी पैसेज पढ़ने नहीं आता था। मतलब मैं मानता हूँ कि आपके पढ़ाने के दौरान 17, 18, 19, 20 तक मैं सही से पैसेज को नहीं पढ़ पाता था। बहुत बाद में मैंने पैसेज पढ़ना सीखा है, क्योंकि पैसेज पढ़ने का तरीका आप सही से सीख जाओगे, फिर आप क्या काम करोगे, फिर जो है आप उसकी मीनिंग सही से निकाल पाओगे। बहुत छोटे छोटे एलिमेंट, जैसे आपको ये पता है, ध्यान से देखो, जैसे आपको ये पता है कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट अगर सिंगल वर्ड का हो तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ो, ठीक है ना। या सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ लो, और ऑब्जेक्ट अगर आपका पूरा नाउन फ्रेज हो तो थोड़ी देर पॉज करके इसका नाउन फ्रेज पढ़ लो। और सब्जेक्ट अगर आपका नाउन फ्रेज हो तो सब नाउन फ्रेज पूरा पढ़ के थोड़ी देर रुक के फिर आगे पढ़ो। अगर कहीं प्रीपोजिशन मिल जाए तो प्रीपोजिशन के पहले का हिस्सा पढ़ लो, फिर प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट तक पूरा पढ़ो। जैसे मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा आपके लिए फिर आसान होगा, ठीक है। मैं थोड़ा ही पढ़ के बताऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे लिखा है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो क्या है ये, अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। क्या है ये, अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। ध्यान से देखना, एक नाउन फ्रेज है जो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। अगर सिर्फ ये इसरो लिखा होता यहाँ पे अगर सिर्फ इसरो लिखा होता, शॉर्ट फॉर्म इसका लिखा होता, तब इसको कैसे पढ़ते, इसरो हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। कैसे पढ़ते, एक बार में इसरो हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस, और इसकी मीनिंग निकाल लेते कि इसरो ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया हुआ है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश में आप मीनिंग निकाल सकते हो कि इसरो ने रिमार्केबल जो है प्रोग्रेस किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब ये प्रीपोजिशन आ जाता है तो यहां से पढ़ना आप एक साथ स्टार्ट करोगे, इन रिसेंट डिकेड्स। कहां पे, रिसेंट डिकेड्स में, ये समय बता रहा है, तो आप यहां से फिर क्या करोगे, यहां तक पढ़ोगे रिसेंट डिकेड्स कि अभी इस दशक में, जो रिसेंट दशक है उस दशक में बहुत प्रोग्रेस किया है। अब जैसे मान लो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज था, तो आप यहाँ पे पढ़ने का तरीका ये होता है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतना पढ़ो, थोड़ा सा पॉज लो, फिर उसके बाद आप समझो कि क्या किया, क्योंकि इसरो भी दिया है। अब आप इसके आगे पढ़ो, इसरो हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है क्या है, इससे आपको ये समझ में आएगा, ये एक डेटा है कि किसने रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है किया है रिसेंट उसमें डिकेड्स में। तो आपका जवाब क्या होगा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसरो। इस तरीके से इसका जवाब दे पाओगे। फिर आगे लिखा है फ्रॉम लॉन्चिंग, तो फ्रॉम के बाद उसका ऑब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है ना। तो फ्रॉम लॉन्चिंग, फिर लॉन्चिंग के बाद आगे क्या दिखा है, इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, अपने फर्स्ट सैटेलाइट के लॉन्च करने के बाद से, ठीक है ना। आर्यभट्टा दिया हुआ है, ये आपका फैक्ट है कि पहला सैटेलाइट क्या है, आर्यभट्ट है, इन 1975, और समय दिया इन 1975। तो इस तरीके से आराम आराम से इसको पढ़ना होता है। फिर प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद टू सेंडिंग है, कहां भेजने के लिए, टू सेंडिंग चंद्रयान, ये पूरा यहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड मंगलम, ये मेरा जो है बैटरी ऑफ हो गई है, मैं अभी बैटरी लगा के क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब इसको इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपका जवाब पढ़ाई करते वक्त जब घर पे प्रैक्टिस होते हो तो सब कुछ पता चलता चला जाता है, फिर मीनिंग आसानी से निकाल पाते हो। अदरवाइज आसानी से मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1975, क्या करने के लिए, टू सेंडिंग चंद्रयान एंड मंगलयान मिशंस। तो यहां से पढ़ोगे टू सेंडिंग इन 1975 के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, यहां से टू सेंडिंग चंद्रयान एंड मंगलयान मिशंस, क्या करने के लिए, चंद्रयान और मंगलयान मिशन भेजने के लिए। फिर उसके बाद कॉमा लगा है, फिर आगे पढ़ोगे इसरो। इसरो है तो इसरो के बाद हैज बिकम पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसरो हैज बिकम क्या हुआ है, क्या हो गया है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेस एजेंसी, वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस एजेंसी बन गया है। फिर यहां तक पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा पॉज लगा के पढ़ोगे, फिर लिखोगे वन ऑफ इट्स मेजर अचीवमेंट्स। जब वन ऑफ इट्स मेजर अचीवमेंट आप पढ़ोगे तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पूरा नाउन फ्रेज है, और ये क्या काम कर रहा है, ये इस वॉच के लिए सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है, और एक नाउन फ्रेज है। तो जब भी आपका नाउन फ्रेज आए, नाउन फ्रेज पढ़ के आप क्या काम करो,
आप थोड़ी देर के लिए पॉज करो। फिर वॉच द मेजर ऑर्बिटर, फिर लिखा है वॉच क्या है, द मेजर, सॉरी मार्स ऑर्बिटर है, मेजर नहीं है, मार्स लिखा है, मार्स ऑर्बिटर, ठीक है ना, मिशन, सॉरी हाँ मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान इन 2013। यहां तक फिर पॉज करके फिर आप पढ़ते हो तो आपका बात बन पाता है। फिर आगे जब ये कॉमन लगा है फिर थोड़ा सा पॉज करो। जो विच है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेट करेगा अपने एंटीसीडेंट को। विच मेड इंडिया, विच मेड इंडिया, क्या इंडिया को जो है बनाया उसने, द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच, रीच कहां पे करने के लिए, मार्स ऑर्बिट, एंड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। फिर आगे जो है टू डू, प्रीपोजिशन आया टू डू, सो उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉज लो। इन इट्स मेडन अटेम्प्ट, मेडन अटेम्प्ट का मतलब पहले अटेम्प्ट की बात हो रही है। तो इस तरीके से जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, हर इंपॉर्टेंट डेटा को आप क्या कर पाओगे, नोट कर पाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा की अगर बात करूँ, डेटा कैसे नोट कर पाओगे, डेटा जैसे 1975 लिखा हुआ है, 1975 लिखा हुआ है, तो ये डेटा आसानी से आप नोट कर सकते हो। ये आपका एक जो है फैक्ट है, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे आर्यभट्ट आपका एक जो है डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। आर्यभट्ट पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं जवाब में, ठीक है ना। फिर मिशंस के नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि मंगलयान मिशन है, वो पूछा जा सकता है, चंद्रयान और मंगलयान मिशन है, ये पूछा जा सकता है। फिर इसरो लो कॉस्ट मॉडल फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, तो सवाल ये पूछा जा सकता है विच ड्रॉन अ ग्लोबल अटेंशन, तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए, क्या कहते हैं कि इसरो लो कॉस्ट मॉडल और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये क्या है, ये ड्रॉ किया है ग्लोबल अटेंशन को। फिर आगे दिया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इनटू कॉमर्शियल स्पेस, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे एक्सपेंड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो इनटू कॉमर्शियल स्पेस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पे ये सवाल का जवाब हो सकता है। लॉन्चेस थ्रू इट्स आर्म एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्म जो है लॉन्च किया है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लॉन्च किया है, तो ये आपका जो है डेटा है, ये भी पूछा जा सकता है। फ्यूचर मिशन इंक्लूड्स, तो फ्यूचर मिशन के विषय में पूछ सकता है कि गगनयान का फ्यूचर मिशन क्या है, तो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, कि ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड आदित्य L1 ए सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन क्या है, तो आदित्य L1 है। आदित्य L1 क्या है, तो इसका जवाब ये भी आ सकता है। तो ये भी आपका जो डेटा है ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। समझ में आया। तो इस तरीके से जब आप फैक्चुअल पैसेज पढ़ते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैन करना पड़ेगा, पर पैसेज पढ़ने का सही तरीका भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को पैसेज वगैरह सही से पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, परेशानी हो रही, तो ध्यान रखो कि जो मैं अभी फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ, जो मैं फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ उसको इस तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ कि आपको शुरू से बिल्कुल बेसिक से ये सिखा सकूँ, नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे जब रखा जाता है तो कैसे आप नाउन पहचानो, कैसे नाउन फ्रेज पहचानो, कैसे ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट में जो नाउन और नाउन फ्रेज कैसे बना, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर्स कैसे पहचानो। फिर जब छोटे से सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, उससे जब पैसेजेस बनते हैं, स्टोरी बनता है, तो उनको कैसे आप स्कैन कर पाओ, ये सब मैं फाउंडेशन बैच में आप सबको पढ़ा रहा हूँ, इंक्लूडिंग ग्रामर, ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीज़ें। तो अगर किसी बच्चे को इन सारी चीज़ों में परेशानी है तो वो मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली फाउंडेशन बैच इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए टारगेट होके जो है मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इतना समय नहीं कि इस बार के बच्चों को मैं फ्री के लिए ये सब चीज़ें पढ़ा सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फैक्चुअल जो पैसेजेज है इनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे एक आध क्वेश्चन मैं अगर इस पैसेज का अगर आपको पढ़ा दूं, ठीक है, क्या लिखा, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट कॉल्ड, पहला सैटेलाइट क्या कहा जाता है, तो आर्यभट्ट सबसे पहले ही नाम है, इसी का नाम दिया गया है। अब ध्यान से देखो, अगर आप फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो तो आर्यभट्ट के अलावा ये भास्कर, रोहिणी, आयन सेट, ये नाम ही नहीं है पूरे पैसेज में। तो अगर कोई चीज पैसेज में है ही नहीं है तो उसको आप मेंशन ही नहीं कर सकते हो। तो ये सवाल का जवाब बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर आपको पैसेज स्कैन करने आएगा, तो अगर पैसेज स्कैन करने नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। विच मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कौन सा जो है मिशन है जो इंडिया को बनाया फर्स्ट कंट्री टू रीच, तो सबसे पहले बात यही हो रही थी, चंद्रयान मिशन की हो रही थी। ध्यान से देखो यहाँ पे चंद्रयान मिशन की जो है बात हो रही थी, ठीक है ना, कि हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन रिसेंट डिकेड, फर्स्ट लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1970 टू सेंडिंग चंद्रयान एंड मंगलयान मिशन, इसरो हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेस एजेंसी, वन ऑफ इट्स मेजर अचीवमेंट वाज द मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान इन 2023 विच मेड इंडिया द फर्स्ट। तो ये जो मंगलयान मिशन था ये क्या है, ये आपका यहाँ पे जवाब दिया हुआ है कि इसने फर्स्ट एशियन नेशन के रूप में स्थापित किया है भारत को। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या चंद्रयान हो गया है, मंगलयान होगा, और ऑप्शन में क्या दोनों दोनों दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है। ध्यान से देखो, तो मंगलयान दिया हुआ और चंद्रयान दिया हुआ है, तो चंद्रयान नहीं है, मंगलयान है। क्या है, मंगलयान है, इसने फर्स्ट बनाया है। आपको स्कैन करना पड़ेगा पैसेज को सही से।
अगला दिया, विच कारपोरेशन हैंडल्स इसरोस कॉमर्शियल स्पेस लॉन्चेज, तो हाल, डीआरडीओ, एंट्रिक्स कारपोरेशन और बेल। इन तीनों का नाम पैसेज में है ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा, एक ही दिया हुआ है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये पढ़ते हुए स्कैन करके अपने रफ सीट पे ये अगर डेटा लिखते हुए जा रहे हो तो सवालों का जवाब देना बहुत आसान होगा। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो प्लांट ह्यूमन स्पेस लिफ्ट मिशन। तो मैंने आपको बोला था कि ध्यान से देखना कि इसरो प्लांट ह्यूमन स्पेस लिफ्ट मिशन जो है ये पूछा जा सकता है, और पैसेज में ये नीचे दिया हुआ था क्या है कि सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन दिया हुआ है, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी दिया हुआ है, तो फ्यूचर मिशन इंक्लूडिंग गगनयान, तो क्या लिखा है, एक्सपेंडिंग इनटू कॉमर्शियल स्पेस लॉन्चेस थ्रू इट्स आर्म एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। फ्यूचर मिशन इंक्लूड्स, जो फ्यूचर मिशन है वो इंक्लूड करता है गगनयान, ठीक है ना, इंडिया फर्स्ट, और इस गगनयान का डिटेल दिया हुआ है, ये क्या है, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। आदित्य L1 क्या है, सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। दोनों को ध्यान से यहां पढ़ना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का जो जवाब होगा, इस सवाल का जवाब होगा, इस सवाल का जवाब होगा गगनयान, ठीक है ना, सॉरी, इस सवाल का जवाब होगा आपका क्या था यहाँ पे, गगनयान, गगनयान था जवाब, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, गगनयान। चंद्रयान 3 नहीं होगा, दो ही ऑप्शन में, या तो आदित्य L1 हो सकता है, गगनयान हो सकता है, तो ये सोलर ऑर्बिटरी मिशन था, और गगनयान जो है क्या था आपका, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था। और अगला है, व्हाट इज अ मेजर फीचर ऑफ इसरोज स्पेस मिशन, हाई कॉस्ट ऑपरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ओनली, लो कॉस्ट मॉडल, न्यूक्लियर बेस्ड लॉन्च। तो हाई कॉस्ट ऑपरेशन था या लो कॉस्ट मॉडल था, तो आपका दिया हुआ है लो कॉस्ट मॉडल है, ना कि हाई कॉस्ट मॉडल है, ठीक है ना, लो कॉस्ट मॉडल है, क्या है, लो कॉस्ट मॉडल है, यहां पे देखा फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लो कॉस्ट मॉडल। अब अगर स्कैन करने आता है तो इन सवालों के सही जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हो, अगर स्कैन करने नहीं आता है तो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हो। मतलब इस तरीके का जब पैसेज आता है तो आप 5 के 5 सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी के जो दो पैसेज है, ये दो पैसेज आप खुद से ट्राई करो, जो है ये सारे के सारे जो है पैसेज आप आसानी से कर पाओगे। अब क्या है कि जैसे ये दो पैसेज आप और अपने से सॉल्व कर लोगे तो आपको अंदाजा ये लगने लगेगा कि फैक्चुअल पैसेज होते कैसे हैं, फैक्चुअल पैसेज होते कैसे हैं, उनको अप्रोच कैसे किया जाता है। अगली क्लास में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पैसेज पढ़ाऊंगा जो है, और साथ में आपको होमवर्क भी दूंगा। इसी तरीके से 1 बाय 1 मैं सारों को कवर करूंगा। जब एक एक बार आप इंडिविजुअली फैक्चुअल पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज और नरेटिव पैसेज प्रैक्टिस कर लोगे, इनको समझ जाओगे, तो फिर जब मिसलेनियस सेक्शन में क्वेश्चन आएगा तो भी आप उनको सॉल्व करना मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ पैसेज ऐसे होंगे जिसमें फैक्ट भी पूछा जाएगा, जो है टोन भी ऑथर का पूछा जाएगा, आइडिया भी इन्फर करना होगा। तो ये जब इंडिविजुअली आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तब उस तरीके के कॉम्प्लेक्स पैसेजेस का भी जवाब आसानी से दे पाते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सिस्टम से सही से पढ़ाई करो, ठीक है ना। और जब सिस्टम से सही से पढ़ाई करोगे तो ये आप काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ साझा कीजिए जिनको पैसेज में बहुत परेशानी होती है, और कुछ और आपको ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इस अनसीन पैसेज के बाद कौन से और चैप्टर में आपको परेशानी हो रही है जहाँ पे मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।